नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है बहार बर्की एडवोकेट। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और बहस करते हैं तो एकदम कोर्ट रूम का माहौल ही बदल जाता है। और किसी सभा में अगर बोलते हैं तो बड़े बड़े वक्ता भी जो है एक टक लगाए इनकी बातों को सुनते रहते हैं। बहार बर्की साहब इस्लामिक सेंटर के भी सीनियर मेंबर हैं और इस वक्त इस्लामिक सेंटर का चुनाव होना है, लेकिन उसमें कानूनी दांव पे छिड़ गए हैं क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी साहब तीसरी बार भी जो है चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से 75 साल की उम्र होने के वजह से वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या इस महत्वपूर्ण संस्थान को चलाने वालों के बीच रस्साकसी होनी चाहिए? इससे मुस्लिम नुमाइंदगी के ऊपर भी सवालिया निशान लगते हैं और विश्व स्तर पर इस सेंटर की जो मान्यता है उस पर भी आघात लगता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बहार बर्की साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लामिक सेंटर का एक वजूद है, विश्व स्तर पर इसकी तरफ लोग निगाह रखते हैं और यहाँ की गतिविधियों पर भारत सरकार सहित विश्व की अन्य सरकारें भी जो है निगाह रखती हैं और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों पर प्रतिक्रियाएं भी देती हैं और उस पर एक्शन भी करते हैं। तो क्या इस महत्वपूर्ण संस्था में इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। सवाल यह है कि इस सूरत हाल में इस जैसे अदारे में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, रस्साकशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा एट वन साहब को रिप्लाई होगा कि यकीनन नहीं होना चाहिए, चूँकि वो लोग अदालत में इसको लेके गए हैं जिन्होंने अभी एक भी कोई मीटिंग इस सेंटर की अटेंड नहीं की है। उनका यहाँ आना जाना भी नहीं है, वो इसके दरो दीवार से भी वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने मेंबरशिप दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 में उन दोनों लोगों ने हासिल की है। चुनांचे जब तक आदमी इसके नशे व फराज, इसके इर्द गिर्द के माहौल, यहाँ के मेंबरान से उसका उठना बैठना, इंट्रैक्शन, यहाँ की एक्टिविटीज़ से उसको वाकफियत ना हो, वो अदालत में किस तरीके से जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों साहिबान को यहाँ के चंद उन लोगों ने जिनकी नज़र सदारत पर है उनको एक प्लानिंग के तहत मेंबर बनवाया, जो दोनों मेरठ के रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में भी नहीं रहते वो, और उनके ज़रिए अदालत में एक फ़र्ज़ी केस जो कानूनी तौर पे भी अपनी हैसियत नहीं रखता है वो केस पढ़वाया उन्होंने और सेंटर को बदनामी से दो चार कराने की पूरी साजिशें रच डाली, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जहाँ तक ताल्लुक़ सिराज कुरैशी साहब का है, उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी उस ज़माने में से है जब सेंटर अधूरा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे की शक्ल में साल तक वजूद में रहा और इसके कंप्लीशन के लिए उस ज़माने में 2.5 करोड़ रुपए दरकार थे। जैसे जैसा वक्त गुजरता चला गया ये 2.5 करोड़ रुपया 5 करोड़ 6 करोड़ की लागत मांगने लगा। सिराज कुरैशी साहब की मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक एहसान मानने वाला ज़हनी तौर पर आदमी हूँ और मैं उनका एहसान ये मानता हूँ कि वो अपने उस फैक्ट्री के इंतहाई अहम शेड्यूल मसरूफियात से निकल कर उन्होंने सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और अपनी ज़ाती पॉकेट्स पे 50 लाख रुपया डोनेट उन्होंने उस ज़माने में किया। आज से 25 बरस पहले अगर कोई आदमी 50 लाख रुपए डोनेट कर चुका है, आज की तारीख में वो 50 लाख रुपया तकरीबन 5 करोड़ के बराबर है। अगर आप ओखला या दिल्ली में दूसरी जगहों की प्रॉपर्टी के रेट्स का एस्केलेशन का मुलाजा करेंगे तो जो प्रॉपर्टी 50 लाख की लोगों ने उस ज़माने में ली थी आज वो 10-10 करोड़ रुपए की हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनका वक्त पिछले 25 बरस से रात दिन उस आदमी ने यहाँ लगा दिया। उन्होंने अपनी पूरी एम्पायर जो फैक्ट्री का था 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर उस आदमी ने खाक में मिलाकर इस सेंटर को सजाया और संवारा और रात दिन इसमें एक किया। 4 या 5 करोड़ रुपया उन्होंने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से अपनी पर्सनल गारंटी पर लिया। जितने आज लोग
इसकी नज़र देख रहे हैं कि वो सदारती उम्मीदवार हो जाएं। सवाल आपके चैनल से मेरा ये है उनसे कि क्या उन्होंने गारंटी देने की कोई जसारत की थी या वो पीछे भाग गए थे? बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक को जब गारंटी की ज़रूरत थी तो ये लोग थे कहाँ? ये लोग यहीं थे। इन्होंने सबने हाथ खड़े कर लिए कि हम 1 रुपए की ज़मानत नहीं देंगे, चूँकि सेंटर अदा कैसे करेगा पैसे। जो लोग सिराज कुरैशी साहब की मुखालफत में तकरीरें भी करते रहे, मैं जिनके नाम लेना नहीं चाहता, वो लोग यहाँ एग्जीक्यूटिव में और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबरान थे। वो कहाँ थे गारंटी देते वक्त? जो तकरीरें करते फिरते हैं, वजूद कहाँ था उनका? 2 रुपए की गारंटी देने पे वो लोग तैयार नहीं हुए। चुनाचे बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरा रखे, महमूद रहमान साहब की, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क इस सेक्टर के लिए लिया और उन्होंने सिराज कुरैशी साहब पे एतमाद करते हुए पर्सनल गारंटी पर वो उन्होंने 4 करोड़ रुपए इनको दिए। अगर कोई कंप्लेन कर देता तो सिराज कुरैशी साहब और महमूद रहमान साहब दोनों पर क्रिमिनल केस लागू होता कि आपने पब्लिक मनी को इस इर्रेगुलरिटी के तहत कैसे एक आदमी को 4 करोड़ रुपए में दे दिया है। गारंटी कुछ नहीं थी उनके पास। इतना बड़ा रिस्क लेकर जो ये तसव्वुर नहीं कर सकते, जो आज सदारत की उम्मीदवार के ख्वाब देख रहे हैं, तसव्वुर ना इनका उस वक्त था ना आज हो सकता है। जब ये सब कुछ बन गया, संवर गया, तो फिर उन्होंने एक सियासी और एक ब्यूरोक्रेटिक सीढ़ी इस्तेमाल करने की कोशिशों के ख्वाब देखे कि अब ये संवर गया है, अब हम यहाँ से MP, राज्यसभा और यहाँ से लोकसभा और यहाँ से गवर्नर और एम्बेसडरशिप की कुर्सियाँ संभाल सकते हैं, चूँकि गवर्नमेंट इस अदारे को बहुत इज्जत की नज़र से देखती है। गवर्नमेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की कुर्बानियों और उनकी मेहनत से डिनाई नहीं कर सकता कोई भी समझदार आदमी। आज जिस हालात में जो है ये सेंटर है, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन क्या उस कर्म का ये फल उनको हो कि वो ताउम्र जब तक जिंदा रहें अध्यक्ष पद पे वही रहें? अगर वो चाहें तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो ये 2 नकारा लोगों से अलग हट के योग्य हो, उसको भी तो आगे ला सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं कानून का आदमी हूँ। कानून में सबसे बड़ी पावरफुल जो तंजीम या कोई बॉडी होती है वो उसकी जनरल बॉडी होती है। तो ये जनरल बॉडी तय करेगी कि उनको 75 साल मुकम्मल होने पर रुक जाना चाहिए, या जनरल बॉडी आज भी उनके एतमाद और उनके साए में, उनकी सरपरस्ती में इस अदारे को चलाना चाहती है। अमेरिका में जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। वहाँ 30-30 साल तक जजेस, 35-35, 40-40 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जिस मोड़ पर चाहते हैं रिज़ाइन कर देते हैं, फिर हट जाते हैं, नहीं तो वो ताउम्र ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जज रहते हैं। अमेरिका की एग्जाम्पल, मैं जरा प्रो अमेरिकन आदमी हूँ, आप मुझे अच्छा समझिए बुरा समझें। अमेरिका में सदर 2 साल के टेन्योर में रहता है। प्रेसिडेंट रेगन मेरी नज़र में अभी पिछले 30-40 साल का सबसे अहम और सबसे डायनेमिक प्रेसिडेंट थे जी। वो उन्होंने ये कई बार कहा कि भाई मैं ये 2 साल के टर्म को अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं इसको अपनी सदारत के दौरान एक्सटेंशन नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं हट जाऊँगा तो मैं इसकी पैरवी करूँगा कि 2 साल का टर्म ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये लिमिट लगाना डेमोक्रेसी की में रुकावट पैदा करना है। अमेरिकन पीपल जितनी बार चाहें सदर को चुन सकते हैं, क्योंकि रेगन से पहले, चंद बरस पहले, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के ज़माने तक अमेरिका के सदर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं था। चुनाचे वहाँ भी टेन्योर को अनलिमिटेड करने की बात रोनाल्ड रेगन साहब कहते थे। आज भी मौजूदा सदर जो हैं वो तकरीबन 78 ईयर या 80 साल के होने जा रहे हैं। बाइडेन साहब अगले इलेक्शन तक 82 साल के हो जाएंगे। वो 82 साल की उम्र में भी उम्मीदवार होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आदमी की सेहत और जहन सही इजाज़त देता है और लोग उसकी सरपरस्ती कबूल करते हैं, उस वक्त तक उसको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जनरल बॉडी तय करेगी। सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो बात रखी वो बहुत अच्छी तरीके से रखी, लेकिन इसमें इस महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की अगर छवि इस बात को लेके मीडिया में या पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है कि यहाँ जो है इस पोस्ट को लेके मुकदमेबाजी हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी सरपरस्ती में ही सही
इतने दिन उन्होंने अध्यक्ष की हैसियत से काम किया, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर बहुत लोग हैं। किसी और को आगे बढ़ा के इस बदनामी से तो बचा जा सकता है। मेरा सवाल ये है। दो पहलू हैं इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि भाई जो इसके अहम मेंबरान हैं जनरल बॉडी के, बेपनाह पढ़े लिखे, बहुत बासलाहियत मेंबरशिप है यहाँ लोगों की। अखलाकी जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है कि वो लोग आगे आएँ और इस मसले में पेशकदमी करें। ये मैंने अनगिनत बार लोगों से गुजारिश की है। मैंने अपने दफ्तर में अनगिनत लोगों को चाय पर इन्वाइट किया। पिछले ज़माने से, पिछले 15 साल से जो लोग इलेक्शन में यहाँ हिस्सा ले रहे थे और वो किसी वजह से इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके, मैंने उनसे भी कहा कि आपके इलेक्शन में नाकाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अखलाकी जिम्मेदारियों से भी बरी हो गए। बहुत आप आगे आइए। अगर आप जीत जाते तब तो आप वक्त देते, तो हारने के बाद क्यों नहीं वक्त दे रहे? ये हार और जीत का कोई किसी किताब में या किसी मंतक में ये लिखा है कि अगर आप इलेक्शन हारेंगे तो अब आप इससे बरी जुम्मा हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग इसमें लीड लीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, हम इसमें पेशरफ्त करते हैं। मुकदमा इंतहाई बोगस और बिल्कुल बेकार है, कानूनी तौर पर उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और इंशाल्लाह मुकदमा तो सिराज कुरैशी साहब ये सेंटर जीत जाएगा। लेकिन मुकदमेबाजी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं उसको अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। अगर एक बार इस तरह के लोगों को सबक सिखा दिया जाए कि आप मुकदमेबाजी में नाकाम होंगे और फिर आप पे डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू होगा, तो ये मुकदमेबाजी की बीमारी से सेंटर हमेशा के लिए महफूज हो सकता है। बहुत बढ़िया। एक पॉलिटिकल नंबर दो, एक मिनट, अगर वो लोग जो बासलाहियत लोग हैं इसमें बीच में आएंगे तो कोई बात बनेगी। ऐसा नहीं कि सिराज कुरैशी साहब कोई चीज़ नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। मुझे अफसोस ये होता है कि जब एक अदारे में आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, वो तमाम पढ़े लिखे लोग, तो मुल्कगीर पैमाने पर इस कम्युनिटी और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और इस मुल्क के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही है। ड्राइंग रूम में बैठकर खाली सिगरेट पीकर और कॉफी पीने से तो ये बात नहीं बनेगी कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट? पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी अवाम अपने कमरों में और अपने विलास में, अपने फ्लैट्स में बैठा रहा। नतीजा ये हुआ कि अच्छे खासे क्रिमिनल्स आपके असेंबलीज और पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। एकदम। अब आप कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट में तो गुंडे रहते हैं। अरे भाई, जब आप पढ़े लिखे लोग आएंगे नहीं आगे निकल कर, तो कौन आएगा दाखिल? तो कोई ना कोई होगा ना। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आप प्लीज। केरल के गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान शिकस्त खा गए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के बारे में जो बातें आपने कही वो सारे लोग जानते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके विरोधी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जो केंद्रीय सरकार है वो सिराजुद्दीन कुरैशी जैसे मजबूत दमदार व्यक्तित्व को दरकिनार करने के लिए, जो दो लोगों का नाम आप नहीं ले रहे हैं, उनको आगे बढ़ा के मोहरा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ईमानदारी से जी, गवर्नमेंट इस अदारे की इज्जत करती है और गवर्नमेंट इस अदारे की न सिर्फ इज्जत करती है, इसको एक्सपोजर भी देती है। देखिए, अभी मेरे टेन्योर में ही किंग अब्दुल्ला वहाँ से तशरीफ लाए। सिराज कुरैशी साहब और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के नाम से उनका इनविटेशन कार्ड विज्ञान भवन के लिए छपा। ये बहुत बड़ा ऑनर था जो प्राइम मिनिस्टर ने इस सेंटर को दिया। दो पर्सनली आई टोटली डिसएग्री विद दिस पार्टी, टोटली डिसएग्री, लेकिन जो ईमानदारी है उसको मुझे बयान करना होगा। दूसरा, इंडोनेशिया का डेलीगेशन गवर्नमेंट का आया, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ख्वाहिश थी कि उनका रिसेप्शन, उनका प्रोग्राम, उनके लेक्चर्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होना चाहिए। वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ का पूरा डेलीगेशन आया। हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव मोहतरम डोवाल साहब ने किया, सिराज कुरैशी साहब ने उसकी सदारत की, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुआ। अभी पिछले दिनों अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ़ लाए, वो भी डोवाल साहब तो उसमें तशरीफ़ लाए, सदर साहब ने उसको प्रिसाइड ओवर किया और वो भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में प्रोग्राम हुआ। तो गवर्नमेंट की तरफ से या बीजेपी की तरफ से इनडायरेक्टली ये सेंटर को ऑनर रहा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं रहूँगा। एक सवाल प्लीज़, जो भी सरकारें हैं वो इस्लामिक सेंटर को मुसलमानों के हितों का केंद्र मानते हुए उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो।
तो क्या सरकारों को अपने हित में इस सेंटर का इस्तेमाल करने की छूट मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, उन्होंने कभी कोई किसी सियासी पार्टी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मैं नहीं समझता ऐसा किया उन्होंने। लेकिन हाँ, सियासी लोगों ने इलेक्शन लड़ा मोहतरम सिराज कुरैशी साहब के खिलाफ। मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब ने लड़ा, डॉक्टर शकील उज़्ज़मा साहब ने लड़ा, दोनों कांग्रेसी लोग थे। फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने लड़ा, वो बीजेपी के आदमी थे। तीनों लोगों को शिकस्त हुई, इसलिए कि जनरल बॉडी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी थी। उन्होंने कहा अगर हमने एक्टिव पॉलिटिशियन को अंदर दाखिल होने दिया तो ये अदारा सियासत की तरफ मुड़ जाएगा और फिर सियासी लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो जनरल बॉडी ने इसकी कमांड को संभाल रखा है। अगर ये जोर हवाओं ने डाल रखा है, ये जनरल बॉडी के लिए कह रहा हूं, अगर से जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। मेरी जनरल बॉडी मेरा चिराग है, इसी की रोशनी से एक सेंटर चल रहा है और चलेगा। जनरल बॉडी में बेपनाह काबिल तरीन समझदार बड़े पायदार लोग हैं। उनसे उम्मीद है मुझे कि वो अपने चिराग को रोशन रखेंगे और सेंटर हमेशा रोशनी ज़माने को देता रहेगा। तो क्या ये माना जाए कि जनरल बॉडी में जो ज़हीन लोग हैं वो अपनी ज़हनियत का परिचय देते हुए इस इदारे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को पुनः अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जो है जिताने का प्रयास करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता, ये उन्हीं के अख्तियार की बात है। लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के 6 मेंबरान स्पेसिफिकली वो जनरल बॉडी को कुछ नहीं समझते। अदालत में भी उनका स्टैंड ये है, वो कहते हैं हम 6 सुपीरियर हैं, जनरल बॉडी सुपीरियर नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। बिल्कुल। जो लोग 6 लोग जनरल बॉडी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, कल भी उनके वकील ने यही आर्गुमेंट किया है कि जनरल बॉडी खाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को सजेशन दे सकती है, एब्सोल्यूट पावर इन 6 लोगों के पास में है। तो 6 लोग जनरल बॉडी को फेस करें और ये 6 लोग फिर इलेक्शन को फेस करें। अभी तो मोर्चा वहां संभलना है ना। अभी तो सिराज कुरैशी साहब के 75 साल के मसले में उन्होंने उलझा रखा है, लेकिन वो वहां मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल से उन्हें दावत देता हूं कि आप जनरल तशरीफ लाई ना जनरल बॉडी में। तो इसका मतलब ये माना जाए कि ये जो 6 लोग हैं ये जनरल बॉडी को दरकिनार करके यहाँ राजनीतिक गोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। यकीनन अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। ये शेर उन 6 के लिए है आपके चैनल के थ्रू। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी सवाल, आप क्या महसूस करते हैं इस इदारे के वेल विशर के नाते, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर की हैसियत से, कि चुनाव जब होंगे तो क्या सिराज साहब जो है प्रेसिडेंट के लिए जो है चुनाव में उतरेंगे? देखिए, पहले तो जनरल बॉडी को ये पास करना होगा कि 75 साल की कैद जनरल बॉडी ने हटा दी है। बिल्कुल। अगर जनरल बॉडी इस पर तैयार नहीं है तो सिराज कुरैशी साहब का इलेक्शन लड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अगर ये कैद हट जाती है, जिसका डर है उन लोगों को कि कैद हटेगी जी, ये मेरा डर नहीं है, ये तो डर उनका है। बिल्कुल सही है। आइए ना मुकाबले पे जी। तो अगर आप जनरल बॉडी को कन्विंस कर सकें तो आप करके डिफीट कर दीजिए मोशन को। आप तो चाहते हैं कि 8 लोग, यानी 2 जिन्होंने केस डाला वो 6 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान, ये 8 लोग कोर्ट से ऑर्डर ले आए जो जनरल बॉडी पे थोप दिया है। ये गलत है। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा जनरल बॉडी का कोर्ट है जी। ना हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इख्तियार बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं जनता जनार्दन जो है भगवान है, जब चाहे वो प्रधानमंत्री को बदल सकती है। बिल्कुल। तो ये तो जनरल बॉडी को जो है दरकिनार कर रहे हैं। वो इनडायरेक्टली, चूंकि वो मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, उनमें सकत नहीं है, इसलिए चाहते हैं कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में हम 75 साल का ले आए ऑर्डर। ये उनका पूरा मंसूबा है। अरे भाई, अगर आपकी पॉपुलैरिटी है लोगों में तो आप जनरल बॉडी पे पहले तो छोड़ दीजिए कि भाई आप तय कर दीजिए, आप अपनी तकरीरें कीजिए, आप अपने पक्ष को रखिए जनरल तो बॉडी। ये लोग तो ये महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद और आरिफ मोहम्मद खान जैसे दिग्गज लोग जब बुरी तरह से शिकस्त खा गए तो इनकी क्या बिसात है कि जो सिराजुद्दीन को हराए, इसलिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। आप सही करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब आप एक जीतते भी थे तो सिराज कुरैशी साहब की बदौलत जीते हैं जी। इनमें से अगर एक भी इंडिपेंडेंट जीतता, मोहतरम कमर साहब इंडिपेंडेंट जीते हैं जी, मैं उनकी इज्जत करता जी। और वो 2 मरतबा इंडिपेंडेंट जीते हैं। वो बेपनाह पढ़े लिखे आदमी है, इंतहाई संजीदा आदमी है,
अपने पॉइंट को हमेशा उन्होंने मीटिंग में जिस तरीके से रखा है, मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिस तरीके से अंदाज है उनका प्रेजेंटेशन का, और वो इशू नहीं बनाते, वो अपनी बात को बहुत संजीदगी से रखते हैं आलिमाना अंदाज में, और कन्विंस, मैं तो हमेशा उनसे कन्विंस जी, बहुत सही। वो 6 में 1 हैं, लेकिन मैं उनको इस 6 में शामिल नहीं करता। वो 5 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिराज कुरैशी साहब की बदौलत जीते हैं। अच्छा, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे अभी साबित हो जाएगा कि सर ये जो लोग जो हैं जनरल बॉडी में हैं और जो यहाँ पूरे मेंबर्स हैं, उनके लिए आप इस मौजू पे एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो आप दें। देखिए, वो हजरात आगे आएं और इस सेंटर की सरपरस्ती खुद करें और इस मसले को खूबसूरती के साथ निपटाएं। देखिए, मैं बीइंग एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैंने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें अख्तर आदिल साहब मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, आरिफ हुसैन साहब जो इंजीनियर हैं, आसिफ जैदी साहब जो मेरे दोस्त हैं, और चंद दोस्तों के साथ में हमने 6 प्रोग्राम हम लोगों ने अपनी पॉकेट से कराई सेंटर में। यहाँ के बानियान की याद में, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी कुर्बानियों के बारे में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सियासी शख्सियत के बारे में यहाँ प्रोग्राम कराए। अजीत डोभाल जी ने उनके बारे में अभी बोला है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो मुल्क का पार्टीशन नहीं होता। एकदम सही। इतने बड़ी शख्सियत का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। हम लोगों ने उनकी याद में, उनके ऑनर में प्रोग्राम कराया। हमने जनाब मौलाना आज़ाद के बारे में प्रोग्राम कराया। अभी पिछले दिनों हम सैफुद्दीन कशरी साहब की याद में प्रोग्राम करा रहे थे। हमने एसवाई कुरैशी साहब की किताब के बारे में प्रोग्राम किया। हमने ये 6 मुश्तरका प्रोग्राम अपनी जेब से सेंटर में किए। सेंटर से हमने पानी भी नहीं लिया एक बूंद। तो ये जनरल बॉडी से मेरी गुजारिश है आपके चैनल से कि वो तशरीफ लाएं, वो लोगों से मिलें, एक चाय पे लोगों को इनवाइट, और उसके बाद में जब वो लोग आएंगे, अपनी गुफ्तगू करेंगे, तो ये तमाम लोग भी रियलाइज़ करेंगे जहाँ जहाँ जो जो आदमी गलती पे है उसको गलती का एहसास होगा। और सेंटर की बिखा के लिए, चूँकि सेंटर, आपने सही कहा, ये सेंटर, इस जैसा सेंटर हिंदुस्तान में तो है नहीं, दुनिया में भी नहीं है। लेकिन जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम हमारे सदर सिराज कुरैशी की नज़र में है, अगर वो कामयाब हो जाता है, जिसके पूरे चांस हैं, जो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो ये सेंटर दुनिया के नक्शे का वाहिद तरीन सेंटर होगा। वाहिद तरीन। आज जिस हालत में आज ये है, इससे दुगना तिगना ये सेंटर हो जाएगा। 450 गाड़ियों की पार्किंग अंडरग्राउंड हो जाएगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उनके माइंड में। ये 2 मंजिला और बढ़ जाएगा। ये LNDO में इसकी फाइल गई हुई है, NDMC में भी गई। इसके नक्शा पास होने की देर है। तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की प्रतिभा पे और उनके काम करने के तरीके पे तो किसी को कोई शक होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बिल्डिंग की तामीर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने आप में उनकी मेहनत और संजीदगी का सबूत है। सही। इसलिए आप एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से जो ये चाहते हैं कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो है कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट रहें। देखिए, मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ। जिस आदमी ने मुझे इस सेंटर में इज्जत बख्शी, मैं अदालत में उसकी टोपी नहीं उछालूंगा। अगर उछालूंगा तो ये मेरे ख़ानदानी खून की गवाही देगा कि मैं किस खून की क्वालिटी से ताल्लुक़ है मेरा, और क्या मेरी जहनीत है। जिन लोगों ने उनके पैर पकड़ के यहाँ पोस्ट हासिल की हैं, आज वो अदालत में उसके बारे में शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक वर्ड है इस्लामिक कल्चर, अगर इस्लामिक कल्चर सेंटर में या बाहर इस्लामिक कल्चर का मेरा कंडक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ दाखिले का भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मेरा एक एक एक्शन साहिब साहब इस्लामिक कल्चर की तराजू पे उतरना चाहिए। बिल्कुल सही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी शुक्रिया।